नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग क्लास 6 की जो मैथ का एक्सरसाइज 4.5 हल कर लिया था। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 4.6 को हल करने वाले हैं। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम इस वीडियो को कर देंगे स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों को पता है कि ये प्रश्नावली किस पे आधारित है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्नावली यानी ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी वृत्त पर आधारित है। किस पे आधारित है? वृत्त पर आधारित है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप लोग को जानना पड़ेगा कि वृत्त क्या है। ये पूरी प्रश्नावली हमारी वृत्त पे आधारित है। अगर आपको वृत्त नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्नावली के एक भी सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले वृत्त बताऊंगी और उससे संबंधित जितने भी चीजें होंगी आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए फिर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि वृत्त आखिरकार हम लोग कहेंगे किसे ना। तो किसी भी एक बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है, पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही समझा दिया था। बिंदु है, आप किसी एक बिंदु से कुछ निश्चित दूरी, मतलब एक प्रकार से अगर आप समझिए तो एक प्रकार से हम निश्चित दूरी ले लेते हैं। यहां से ले लेते हैं, इस बिंदु से हम ले लेते हैं, चाहे जिस तरफ आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस एक निश्चित दूरी लेना 1 मीटर। मैं क्या ले लेती हूँ? 1 मीटर ले लेती हूँ। और मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे एक प्रकार से समझिए तो ये एक प्रकार से कुछ खूंटा टाइप का था, ऐसे कुछ गड़ा हुआ था, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ऐसे है और इससे एक रस्सी बांधिए 1 मीटर लंबी, और ठीक है 1 मीटर लंबी इससे रस्सी बांधिए और उस रस्सी को लेकर इस खूंटे से यहाँ बंधी हुई है ना, ऐसे चारों तरफ घूम के फिर वहां आ जाइए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो 1 मीटर में इसके चारों तरफ घूमेंगे और फिर वहीं आ गई जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जो आकृति आप लोग को बनी, ये जो आप लोग को आकृति बनी हुई दिख रही है, यही हमारा वृत्त है। यही क्या है? हमारा वृत्त है। देखिए थोड़ा सा तिखा दिख रहा होगा, ये हाथ के हमारे बनाने में फेर हुई है। नहीं विश्वास तो गोला प्रकार आपने देखा होगा, गोला प्रकार को लीजिए, उसमें लगाइए पेन और रखने के बाद ऐसे घुमाइए, निश्चित दूरी लीजिएगा। पटरी पे आप नाप लीजिए 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2, 5 जितना भी आप नापना चाहें। उसके बाद रख के आप घुमा देंगे तो जो आकृति बनेगी वही गोला है, वही वृत्त है। वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे केवल हमें वृत्त पढ़ना है। तो आई होप समझ गए होगा कि वृत्त कहेंगे किसे। और मैं बता दूं कि वृत्त में क्या होता है, वृत्त में क्षेत्रफल होता है। वृत्त में क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, ठीक है। और गोले में एरिया नहीं होता है, गोले में वॉल्यूम यानी आयतन होता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि आप वृत्त किसे कहोगे और गोला किसे कहोगे। ये जो फिगर बना हुआ है ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। गोला इसे कहेंगे, समझना भी आपको। ये हमारा गोला है। क्या है? गोला। फिर से समझिए, गोले में क्या क्या होता है, कैसे अंतर करेंगे। गोले में आयतन होता है और वृत्त में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और गोले में क्या होता है? गोले में ना खुद का केंद्र नहीं होता है। गोले में जो होता है वो खुद का केंद्र नहीं होता है। यहाँ पे एक केंद्र क्या रहता है? निश्चित रहता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये ख्याल उठेगा, जब गोले में केंद्र नहीं तो गोले के आयतन में आर कहाँ से आती है? भाई इसमें केंद्र माना जाता है। क्या किया जाता है? माना जाता है। और इसमें एक निश्चित केंद्र होता है, उसी केंद्र से ये वृत्त बनता है। यहाँ पे बनाने के बाद एक केंद्र ले लिया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गोले का एग्जांपल हमारे साइकिल की रिम, गोले का एग्जांपल हमारे साइकिल की रिम। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो वृत्त का जो एग्जांपल है हमारे साइकिल की रिम क्या है? एक की वृत्त है। और अगर मैं आपको गोले का एग्जांपल दूं तो गोले का एग्जांपल वो क्रिकेट मैच वाली गेंद, क्रिकेट की गेंद, फुटबॉल, ये सारा कुछ क्या है? ये हमारा क्या होता है? गोला होता है। जैसे देखिए मैंने ये हाथ में अपने एक प्रकार से कड़ा चुल्ला जो भी कहीं पहन रखा है ना, तो ये गोला है। क्या है ये? वृत्त है। वृत्त है क्योंकि वृत्त में अपना क्या होता है? केंद्र होता है। और सबसे बड़ा अंतर यही है कि वृत्त में क्षेत्रफल होता है और इसका आयतन होता है। और आप लोग को भली बात ही पता होगा, आयतन उसमें होता है जो कि बंद रहती है। क्या रहती है? बंद आकृतियों में आयतन पाया जाता है, खुली आकृतियों में क्षेत्रफल होता है। जैसे मैं जिस कमरे में खड़ी हूँ ये चारों तरफ से बंद है, एक दरवाजा लगा है, चाहो तो आप उसे भी बंद कर लो तो एक तरफ से तो बंद ही हो गया ना।
तो इसीलिए कमरे के आयतन का सूत्र होता है, ना कि कमरे के क्षेत्रफल का। जब कमरे के क्षेत्रफल की बात आएगी तो जो केवल फर्ज है इसी का एरिया निकल के आता है बस। तो ये था हमारे वृत्त और गोले में अंतर। यहाँ पे हमसे वृत्त गोले से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो केवल वृत्त से। किससे मतलब है? केवल वृत्त से मतलब है। तो वृत्त में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक केंद्र ले लिया और उसके चारों तरफ घूम गए। देखिए मैं इसको सही से बना दूं, पहले ये बन नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब दिख रहा है ये क्या है? ये है सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, क्या है ये? वृत्त। तो ध्यान से समझना, ये क्या है वृत्त का? ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर। क्या है ये? केंद्र है। मैं इस केंद्र का नाम दे देती हूं O। इस केंद्र का नाम क्या मैंने रख दिया? O रख दिया। अगर मान लीजिए केंद्र से होकर ऐसे एक रेखा जाती है ऐसे, तो इसे हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमीटर, व्यास कहेंगे। और ध्यान रहे, अगर इस व्यास को आप आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इस व्यास को आप आधा कर दीजिए। अगर व्यास हमारा इतना बड़ा, इसको इतना बड़ा कर देंगे, तो जैसे कि ये यहां से यहां तक, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी, लेकिन केवल यहां से यहां तक। अगर व्यास की मैं एक तरह से डिफिनेशन बताऊं तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। और अगर मैं त्रिज्या की डिफिनेशन बताऊं, केंद्र से होकर जाने वाली ना क्या होती है? व्यास। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। देखिए मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग कितनी सरल भाषा में इसको समझ सके। तो व्यास किसे कहेंगे? तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, चाहे जिस तरफ से जाए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन बस क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? केंद्र से होकर जाए। यहां से भी जा सकती है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, लेकिन ये देखिए थोड़ा केंद्र से बाहर चली गई। अभी बताऊंगी जब केंद्र से ना जाए तो क्या कहें। ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। तो जितनी भी केंद्र से होकर रेखाएं जाएगी सभी क्या होती हैं? व्यास होती है। और उसी व्यास का आधा हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसीलिए त्रिज्या का फॉर्मूला D/2 होता है, डायमीटर बटे में 2। और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं और व्यास को हम लोग स्मॉल d से दिखाते हैं। इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग फिर से अभिरेस करते हैं। तो व्यास और त्रिज्या आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? केंद्र। ये क्या है? व्यास। और इसका आधा यानी यहां अगर मैं इसका नाम O दे दूं, इसका नाम AB दे दूं। क्या दे दूं? AB। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, O हमारा केंद्र है, O हमारा क्या है? केंद्र है। AB हमारा व्यास है, OB तथा OA हमारी त्रिज्या है कि नहीं है ना? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और भी खींच लो, सभी क्या हो जाएंगी? त्रिज्याएं हो जाएंगी। मैं ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मैं नोट बना के लिख दे रही हूं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक वृत्त की आप चाहे जितनी त्रिज्या खींच लो, सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? इक्वल होंगी। और त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से और इसको हम लोग स्मॉल d से। ठीक है, चलिए अब त्रिज्या पता चल चुका, व्यास पता चल चुका। इसकी ये जो गोला बाउंड्री दिख रहा है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, पेरीमीटर, परिधि बोलते हैं। चलिए इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां से कोई एक रेखा यहां ऐसे चली जाए तो इसे क्या नाम देंगे? PQ मैं नाम दे रही हूं। अब इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट करिए।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। यानी ये जो व्यास है ना, ये क्या है? एक प्रकार से जीवा है। क्या है? जीवा। और बात को समझिए कि सभी व्यास जीवा हो सकती हैं। सभी व्यास जीवा हो सकती हैं। दूसरा, सभी जीवा व्यास नहीं हो सकती। व्यास सभी रहना चाहिए, सभी व्यास। ठीक है, सभी जीवा व्यास नहीं हो सकती। कैसे? व्यास और जीवा में ज्यादातर अंतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंतर समझिएगा कि जीवा क्या होती है? वो केंद्र को चीरते हुए जाती है। वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग की जाती तो है, लेकिन वो वृत्त को चीरते हुए जाती है। कौन? व्यास। जीवा एक भाग को दूसरे भाग को मिलती तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा केंद्र को चीरे और हमेशा केंद्र से गुजरे। बस यही है कि वृत्त के एक, जैसे देख लीजिए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इसे मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। दूसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ऐसे मान लीजिए, तो इसको भी मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा है। तो क्या ये व्यास है? व्यास नहीं होगी, क्योंकि व्यास का एक नियम होता है, एक रूल है। व्यास कहता है कि मैं व्यास तभी कहलाऊंगा जब आप मुझे केंद्र से गुजारोगे। तो ये तो केंद्र से गई नहीं है। लेकिन जीवा क्या कहता है कि मुझे परिधि, मतलब बस परिधि पे 2 बिंदु रखना। क्या रखना? परिधि पे 2 बिंदु रखना और मुझे मिलाना, मैं बन जाऊंगा। परिधि मैंने बता दिया। अब ये भी है, इतना नजदीक नजदीक ऐसे रख लो, यहाँ मिला देना, है ना? इतना नहीं, ऐसे कि परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या हो जाती है? जीवा हो जाती है। और जीवा ये नहीं कहता कि तुम मुझे केंद्र से गुजारो, ऐसी कोई रूल नहीं है उसके पास। बस एक भाग से दूसरे भाग को मिला देती है। क्या हो जाती है? जीवा। इसलिए मैंने यहाँ जीवा से संबंधित कुछ पॉइंट लिख दिए कि वृत्त की अगर पूछी जाए सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। क्योंकि जीवा कहती है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से अगर तुम वृत्त के मिला रहे हो तो मैं जीवा हो जाऊंगी। केंद्र से गुजारो, किनारे से गुजारो, ये सब मतलब नहीं है। दूसरा, सभी व्यास क्या होती हैं? जीवा हो सकती है। जितनी भी व्यास है सबके सब जीवा हो सकती है, लेकिन सभी जीवा व्यास कभी नहीं होती है। इतनी सारी चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीजें बची हुई हैं। एक बचा हुआ है हमारा वृत्तखंड, दूसरा बचा हुआ है हमारा त्रिज्यखंड। इसको बता के हम चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। मान लीजिए ये फिर बन गया एक वृत्त। त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? तो 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड। मान लीजिए एक त्रिज्या हमारी ये हो गई, दूसरी त्रिज्या हमारी ये हो गई, तो 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक जीवा और चाप, इसको क्या बोलोगे? चाप। उसके बीच जो खंड फंसता है उसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा त्रिज्यखंड किसे कहेंगे और वृत्तखंड किसे कहेंगे। तो त्रिज्यखंड तब बनेगा जब 2 जीवाओं के बीच कोई एरिया फंसेगा, जब 2 त्रिज्याओं के बीच कोई एरिया फंसेगा तो उसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। खंड मीन से एक भाग होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये एक त्रिज्या हमारी AB, एक त्रिज्या OB, एक त्रिज्या AB, दूसरी OB। देखिए देखने में बराबर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इन तीनों के बीच जो एरिया ये फंस गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। और अगर आप व्यास बनाइए और लगा हमारा चाप, बचा हमारा क्या? ये आर्क। इसके बीच जो एरिया फंसा वो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। कोई भी जीवा अगर आप ऐसे भी खींचते हो, मान लो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ जो एरिया आया वो भी क्या होगा? हमारा वृत्तखंड। और ध्यान रहे कि दो तरह के त्रिज्यखंड होते हैं और 2 तरह के वृत्तखंड होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया है और मान लीजिए इसकी 2 त्रिज्याएं खींच दी, ये क्या है? त्रिज्या है। 2 त्रिज्याएं हैं, तो 2 त्रिज्याओं से घिरा खंड क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये देखिए, और इधर भी तो हो रहा होगा एक ये, क्या ये क्या है? ये भी तो त्रिज्यखंड है ना, बट ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। कैसा त्रिज्यखंड है?
दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, ज्यादातर यही पूछेगा, ये क्लास 10th में आएगा, अभी आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। वैसे यहाँ पे समझिए, एक ये हमारी जीवा हो गई और ये हमारा लगा चाप हो गया, तो ये हमारी जीवा और ये भी तो हमारा चाप हो सकता है, तो क्या ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, केवल लघु लघु आप लेके चलेंगे बस। तो त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाएगा, और जीवा और चाप के बीच फंसा एरिया हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसे जैसे आपको मैं प्रश्न बताऊंगी आप लोग की चीजें और क्लियर होती जाए। तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है हमारा कि संलग्न आकृति को देखकर लिखिए। संलग्न मतलब साथ लगी हुई, तो सबसे पहले जो आकृति है उसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं गोला है, उतना भी सही से नहीं है बट मानने में क्या जा रहा है, भाई मैथ की स्टूडेंट है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ओ है, इसके बगल में एक बिंदु पी है और इसका नाम यहाँ पे ऐसे मिलाया है, इसका नाम ई दिया है, इसका नाम डी, इसको कलर कर दिया है। ठीक है, और इसको भी कलर किया है और उसके बाद एक बिंदु ऐसे बाहर कर दिया है और ये पूरा यहाँ तक है। ये आपका संलग्न आकृति है, मतलब क्वेश्चन के साथ लगी हुई आकृति है। जिससे पहला क्वेश्चन वृत्त का केंद्र, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र क्या है हमारा? ओ हमारा क्या है? वृत्त का केंद्र है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 त्रिज्याएं बताइए। तो एक त्रिज्या हमारी ओबी होगी, दूसरी त्रिज्या एबी, ओबी और ओसी दिख रही है भाई। व्यास की आधी केंद्र से, ये देखिए ये देखिए, ये 3 त्रिज्या हो गई ना। ये मान लीजिए हमारा केंद्र है, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, बस ये त्रिज्या नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसके बाहर कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें है। ये देखिए ये सीमा है ना, ये क्या है? ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, परिधि, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, लेकिन केंद्र को काटे नहीं, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, यानी कितनी त्रिज्याएं? 3। अगला क्वेश्चन है हमारा एक व्यास, व्यास तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक ही रेखा है जो केंद्र को आर पार करके जा रही है, वो भी एसी। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक जीवा, जीवा आपको दिख रही होगी ईडी, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिल रही है। केवल एक ही जीवा बताना था। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम क्या ऐसी गलत हो, क्योंकि आपने बताया, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन आपसे ये तो हो चुका है ना एक बार, ये नहीं हुआ तो इसे भी ले लो, बुरा ना लगे ना इसे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर मतलब जानते हो, अगर ये कोई आकृति है तो इसके अंदर वाला भाग क्या होता है? अभ्यंतर। इसके बाहर वाला भाग क्या हो जाता है? बहिर्भाग। इतना तो क्लियर ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है अभ्यंतर में 2 बिंदु, तो बताइएगा अभ्यंतर में 2 बिंदु कौन कौन से है? एक ओ है और एक पी है। ओ और पी अभ्यंतर में है कि नहीं है? ओ और पी इस गोले के अभ्यंतर में है, वृत्त के अभ्यंतर में है। गुड। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु, तो ये इसका क्या है? बहिर्भाग। देखिए बहिर्भाग में एक बिंदु स्थित कौन है? क्यों है। उसके बाद हमें बताना है 7वां नंबर क्वेश्चन त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड बताइए। तो देखना है ए ओ बी, ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारा? एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। और उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा एक वृत्तखंड बताइए। तो ई ओ डी क्या हो? ई डी, ईडी क्या हो जाएगा हमारा? एक ईडी क्या हो जाएगा हमारा? एक वृत्तखंड हो जाएगा। तो आई होप, देखिए मैंने इतनी जल्दी क्यों किया, क्योंकि मैंने सारी चीजें आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी थी। तो ये हमारा त्रिज्यखंड, ये हमारा वृत्तखंड, ये हमारा केंद्र, ये दोनों वृत्त के अंदर है इसलिए अभ्यंतर, ये बाहर है इसलिए बहिर्भाग, ये पूरे केंद्र को चीर के जा रही है इसलिए व्यास, और ये केंद्र से आ रही है इसलिए क्या हो जाएंगी? त्रिज्या हो जाएंगी। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है, केवल कुछ चीजें पूछ रही है जो कि आपको क्लियर करना होगा। ये चीजें मैंने आप लोग को बताई भी है। तो कह रहा है कि एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है। हाँ,
एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है। मैंने बताया था ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी, चाहे वो केंद्र से गुजरे चाहे वो ना गुजरे। मैंने ये भी लिखवाया था कि सभी व्यास जीवा हो सकती हैं, सभी व्यास जीवा हो सकती हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास हो सकती है, बताना। ये भी तो एक जीवा है, तो क्या इसे हम व्यास कहेंगे, इसे हम व्यास कहेंगे, नहीं। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं हो सकता। क्लियर है, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त का सभी व्यास नहीं हो सकते, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखिए, हमारा कह रहा है कि कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। आपको एक वृत्त खींचना है और जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको वहां पे अंकित करना है। मान लेते हैं ये वृत्त है, मानने में क्या जरूरत, थोड़ा तीखा मीठा हो, एडजस्ट करिएगा। पहला आपको अंकित करना है उसका केंद्र, तो कर दिया, नाम दे दो O। दूसरा करना है एक त्रिज्या, नाम दे दो, जो इच्छा को लिखते जाओ, मेरी भी जो मन है मैं लिखते जा रही हूँ, ठीक है। एक त्रिज्या, एक व्यास, उसके बाद एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड, उसके बाद एक वृत्तखंड, कुछ भी नाम लिख दो आपकी जो मन हो। उसके बाद उसके अभ्यंतर में एक बिंदु जेड, कुछ भी नाम देना है ना, पहले ही बताया था। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, कहीं भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा एक चाप, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक चाप भी हो जाएगा। थोड़ा बस ऐसे इसको गाढ़ा कर दीजिए, बस किस्सा खत्म, हो गया सब चीज। चाप का नाम आप दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हो, अगर देना चाहते हो तो दे भी सकते हो। जैसे कि एक चाप यहाँ भी तो बन रहा होगा, ये देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो चाप का नाम इसी, बस थोड़ा सा उसको ऐसे गाढ़ा करके दिखा देना है, बस आपको लिखना तो है नहीं। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये देखिए पहला और तीसरा नंबर सेम था। तीसरे में क्या किया था, पहले में क्या किया था, आकृति दे दिया था, आपसे प्रत्येक चीजें पूछ ली थी, इसमें वही प्रत्येक चीजें दे दी है, आकृति आपको बनानी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सत्य या असत्य बताइए। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। अगर आप किसी वृत्त के दो व्यास खींच दीजिए तो क्या वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई व्यास की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वह हमेशा ही केंद्र से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, केंद्र से। तो एक ये गया, दूसरा ये गया, तो क्या ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, करेंगी। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ। दूसरे का उत्तर क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है। बताइएगा, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है, हाँ। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है, भाई केंद्र अंदर ही तो होगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के सब खत्म हो गए। अब कल हम अपने अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। आज आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, 4 नंबर। जो ज्यामिति से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आज हो चुकी हैं। कल हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को चीजें हमारी अच्छी लगी होंगी, बातें हमारी समझ आई होंगी। तो अगर बातें हमारी समझ आई हैं, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाइक भी करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आगे की और भी बहुत सी वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर कुछ अच्छा खराब बुरा जो भी रहा होगा फीडबैक दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में देख लिया जाए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और चीजों को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।